एरिया ए है, लेंथ इसकी एल है, स्टेडी स्टेट में है, इसका टेम्परेचर थीटा 1 है, इसका टेम्परेचर थीटा 2 है, और यहाँ से हम क्यू हीट देते थे तो सारे सरफेस से क्यू हीट निकलती थी और फाइनली यहाँ से क्यू हीट निकल जाती थी। ठीक है, तो इसमें हीट करंट थी आई। अच्छा, ये क्यू हीट कितने टाइम में फ्लो हुई? टी टाइम में। देन आई बराबर होता था हीट करंट, आई बराबर हीट करंट आई बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या होता है? Q अपॉन टी। टी टाइम में Q हीट गई तो यूनिट टाइम में Q बाई टी बराबर फॉर्मूला था K A डेल्टा थीटा। अब ध्यान रखते थे हम डेल्टा थीटा पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये हीट ऐसे जा रही है तो हायर ये हुआ, लोअर टेम्परेचर ये हुआ, तो क्या लिखते थे? थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। ठीक, ये हीट करंट। अगर Q का लिखना है तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला लिखना है तो T से मल्टीप्लाई, ये हमने सीख लिया था। ठीक है, अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और एक्चुअली में थोड़ा सा मैं इसको एनालॉगस बनाऊंगा इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखो सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ऐसे दो पार्ट्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं हीट के लिए और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं चार्ज के लिए, या ऐसे बोले कि ये हम हीट फ्लो और यहाँ पे चार्ज फ्लो। ठीक, मतलब ये हीट के लिए और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत जरूरी है ये, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? वायर लेते हैं तो इसमें वायर या रॉड एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो रॉड लिया है, देखो ध्यान से कैसा है ये रॉड या वायर, ये है वायर। अब हम इसमें जोड़ते क्या है? करंट कैसे फ्लो होती है? जब बैटरी जोड़ते हैं तब फ्लो होती है ना। तो यहाँ पे हमने एक बैटरी जोड़ दी, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, बैटरी से क्या हो जाता है? बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस V, या आप इसको डेल्टा V भी बोल सकते हो। ठीक, अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का है? तो ये वाला जो टर्मिनल है बैटरी का वो हाई वोल्टेज पे होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, और ये वाला लो पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका हाई पोटेंशियल जो है वो V1 है और यहाँ पर लो पोटेंशियल V2 है। ठीक, तो अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो ये जिससे भी जुड़ा होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल जिससे भी जुड़ा होगा उसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग हीट ट्रांसफर में पढ़ते थे, जब हम दो बॉडीज को, अलग अलग टेम्परेचर वाली दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाते थे तो हीट तब तक फ्लो होता था जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो यहाँ पोटेंशियल इसका जो भी होगा, इसका पोटेंशियल जो भी होगा वही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल हो गया V1 और ये कैसा है? हायर है। ठीक, और इसका पोटेंशियल हो गया V2 जो इसका है। ठीक, इसका V1, इसका V2, तो इसका V2 हो जाएगा जो कि लोअर है, कम पोटेंशियल है। ठीक, तो डेल्टा V कैसे लिखोगे? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। क्लियर? अच्छा, अब हम यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पर भी मैं क्या लेता था? रॉड लेते थे हम लोग जिसकी लेंथ क्या होती थी? L होती थी। इसकी भी लेंथ क्या है? L। पूरा एनालॉगस है, बहुत जरूरी है ये, और समझना ध्यान से। ठीक है, अच्छा, इसको हम किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में रखते थे और इसको कोल्ड बॉडी, मतलब इसका हायर टेम्परेचर वाली बॉडी के हॉट रिजर्वायर और इसको कोल्ड रिजर्वायर के कांटेक्ट में रखते थे। तो क्या होता था? इसका टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के बराबर हो जाता था, कितना? थीटा 1, और इसका कोल्ड रिजर्व, तो थीटा 1 कैसा है?
हाई टेम्परेचर है और θ2 कैसा है, लो टेम्परेचर है, ठीक। तो यहां पर क्या एस्टेब्लिश कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि फिक्स्ड है V1 माइनस V2, और यहां क्या एस्टेब्लिश कर दिया, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2। क्लियर। अब टेम्परेचर डिफरेंस आपने क्रिएट कर दिया है और यहां से आप क्या, यहां हॉट रिजर्वायर है, ठीक। तो यहां हॉट रिजर्वायर हीट इसको कंटिन्यू देता रहेगा और यहां कोल्ड रिजर्वायर कंटिन्यू हीट लेता रहेगा, उतनी ही जितनी यहां पे दे रहे हो पर सेकेंड, ठीक। तो कोई भी सरफेस क्या नहीं करता था, हीट एब्सॉर्ब नहीं करता था, वो आगे बढ़ा देता था। तो यहां से मैंने क्यू हीट, पूरा एनालॉगस है, बहुत अच्छे से समझना, क्यू हीट भेजी कितने टाइम में, टी टाइम में। तो यहां से क्यू हीट निकल जाएगी कितने टाइम में, टी टाइम में, ठीक। इन टाइम टी, ये भी इन टाइम टी, ठीक है बेटा। तो अच्छा अब ये तो हो गया यहां पे। अच्छा यहां पे हीट फ्लो किया मैंने, अब यहां देखो यहां क्या फ्लो होता है, तो बैटरी क्या फ्लो करती है, चार्ज फ्लो करती है। तो यहां से क्या फ्लो हो जाएगा देखना, मान लो यहां पे ये फ्लो हो गया क्यू चार्ज, तो यहां से क्यू चार्ज निकल भी जाएगा कितने टाइम में, टी टाइम में। तो इन टाइम टी, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज। और यहां पे क्यू चार्ज निकल गया इन टाइम टी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये किसी भी यहां से क्यू चार्ज आया टी टाइम में, तो यहां आगे इसने पूरा आगे दे दिया, वो क्यू चार्ज और आगे चला गया, वो चार्ज और आगे चला गया, यहां से निकल गया। मतलब ये भी स्टेडी स्टेट है ऑफ चार्ज फ्लो। क्लियर। यहां पे भी कोई भी जो क्रॉस सेक्शन है वो चार्ज को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरा चार्ज आगे बढ़ा देता है। तो ये स्टेडी स्टेट ऑफ करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, और यहां पे स्टेडी स्टेट ऑफ हीट फ्लो है। तो पहले ये बताओ एनालॉगस क्या हुआ, कौन कौन सी चीजें एनालॉगस है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V2 है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जब प्रोड्यूस करते हैं तभी हीट फ्लो होता है, और यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जब प्रोड्यूस करते हैं तब हीट फ्लो होता है। दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तो क्या होगा, हीट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब यह होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, डेल्टा थीटा बराबर θ1 माइनस θ2। तो यहां क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2। क्लियर है। अच्छा अब इसमें मैंने डिफाइन किया था हीट करंट, क्या थी, I। इसमें होती है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है, वो भी I ही होती है, ठीक। तो इसमें हीट करंट लिख देता हूं मैं, हीट करंट I बराबर क्या होता था, हीट अपॉन टाइम। क्लियर। या आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो या एवरेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आगे न्यूमेरिकल्स में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। या फिर आप लिख सकते हो dq बाई dt एट एनी इंस्टेंट, dq हीट फ्लो हुई dt टाइम में, तो एट दैट इंस्टेंट ये क्या है, हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अच्छा यहां पर देखते हैं टेम्परेचर में हीट करंट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट भी I होती है, तो वो क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल ऐसे ही करो डिफाइन। तो यहाँ पे Q बाई टी था, हीट अपॉन टाइम, यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम होता है, ये सबने पढ़ा भी होगा। तो I बराबर Q बाई टी, या फिर एवरेज फॉर्म में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये एवरेज वाला आप तभी यूज कर पाओगे जब हीट फ्लो का रेट कांस्टेंट हो, ठीक है, समझ गए ना। आपको याद होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो चाहे तो आप dv बाई dt लिख दो या फिर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख दो, दोनों से सेम एक्सेलरेशन आता है, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो डेल्टा v, या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखो तो dq बाई dt, ये एट एनी इंस्टेंट t होगा, ठीक, ओके।
तो ये दो चीजें हमने बताई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां चार्ज जो है वो हीट के एनालॉगस है, ठीक। तो यहां पे चार्ज क्या होता है, Q, और यहां पर हीट क्या होती है, सॉरी, यहां पर चार्ज क्या होता है, Q, और यहां पर हीट क्या होती है, Q। तो हीट चार्ज के एनालॉगस होगी, ठीक। आप देखते हैं आगे, क्या आपने इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा है? इसका एक और फॉर्मूला होता है आई का, ओम्स लॉ से, आई बराबर V अपॉन आर या आर बराबर V अपॉन आई, पढ़ा है? ठीक है, तो चलो पढ़ा होगा, कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ L सब सेम है, ठीक। अब देखो, तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट, सबसे महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर डेल्टा V अपॉन R, ठीक। R क्या है, डेल्टा V क्या है, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस, और अपॉन यहां R क्या है, R है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R हो गया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ऐसे यहां पे बनाओ जरा हीट करंट का, तो हीट करंट I ही होती है बराबर, अब देखो इसके दो फॉर्मूले हैं, I बराबर एक तो Q अपॉन T है, यहां पे Q अपॉन T भी लिख सकते हो आप, ठीक। और यहां पर अब बिल्कुल ऐसे ही Q, यहां पे I बराबर Q अपॉन T तो है ही, वो तो ठीक है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग बनाओ एक तो डेल्टा V अपॉन R, तो डेल्टा V किसके एनालॉगस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सॉरी यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा थीटा बराबर क्या है, θ1 माइनस θ2, और यहां पे लिख दिया है मैंने इसको, तो I बराबर, अब देखो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन, अब इसका फिर रेजिस्टेंस, इसमें भी रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो देखो ये हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, यही हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी है, ठीक। और एक और फॉर्मूला आएगा Q अपॉन T, देख रहे हो बिल्कुल एनालॉगस, ये बहुत जरूरी है समझना सबसे पहले, तो इतना आपको ये नोट करना है पूरा। अब हम बात करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो बता देते हैं इतना। देखो बेटा, यहां पर हम बात पहले इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, R, और R बराबर होता है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, जहां L लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, और रो इसकी रेजिस्टिविटी है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, या इसी का एक और नाम है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। चलिए भाई, तो बहुत बढ़िया है, तो रो की रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां पे हो गया, इसका उल्टा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा, इनवर्स, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इनवर्स जो होता है, इसको भी मैं मिटा देता हूं। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है, देखो समझो इसको ध्यान से, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है, मतलब इस रॉड की डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, साथ में रो। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस आपको क्या लगता है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और इसके मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा। तो ये जो रो है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, मटेरियल पे डिपेंड। तो हम यहां पर एक काम करेंगे, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को यूज ना करके स्पेसिफिक कंडक्टेंस को यूज करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। क्लियर, क्योंकि हम यहां पर पढ़ चुके हैं इसकी कंडक्टिविटी क्या थी, के, है ना। तो यहां पर भी हमें इसकी कंडक्टिविटी लिखनी पड़ेगी, समझ गए। पहले तो ध्यान से सुनो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R, इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे कंडक्टिविटी और होती है, कंडक्टिविटी वो यहां पे किसके इक्विवेलेंट होगी, यहां पे कंडक्टिविटी के जो है वो यहां पर किसके इक्विवेलेंट होगी, मैं ये बता रहा हूं। तो इसके लिए हम लोग रेजिस्टिविटी जो आई है, ये यहां पे कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती थी। तो यहां पर कंडक्टिविटी के एनालोगस क्या होगा, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी तो उल्टी चीज हो गई, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी उल्टा हो गया। ये तो रेजिस्टेंस मतलब अपोज करने वाला और कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन का सपोर्ट करने वाला। तो मैं क्या करता हूं, रो का एक इनवर्स, अगर ये रेजिस्टिविटी है तो इसका उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी। और ये डिफाइन भी होता है, आप पढ़ोगे 12th में अभी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तब उसमें आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूं, और इसको हम लोग के नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बड़ा सिंपल है यार, स्पेसिफिक मतलब 1 अपॉन क्या, रो, 1 अपॉन रो। देखो ध्यान से, पहले 1 अपॉन रो। अब नाउ अब हमें जो फॉर्मूला मिलेगा रेजिस्टेंस का, नाउ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आर बराबर क्या करूं मैं, रो की जगह पे 1 अपॉन सिग्मा डाल दूं, और ये सिग्मा विल बी इक्विवेलेंट टू कंडक्टिविटी के। क्लियर। तो यहां पे आर बराबर हो जाएगा एल अपॉन ए, और रो की जगह 1 अपॉन सिग्मा, तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सिग्मा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर बराबर एल अपॉन सिग्मा ए। बिल्कुल। अब इसका एनालॉगस यहां बनाओ, कौन सा रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो एक फॉर्मूला से तो मैं कर चुका हूं, हीट करंट तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हमें पढ़ना है, यहां से आर भी आ जाएगा। देखो इसका आर बराबर क्या था, डेल्टा थीटा अपॉन आई। रेजिस्टेंस का एक और ये फॉर्मूला है, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। और यहां पे थर्मल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मैंने लिखा था आई बराबर डेल्टा वी अपॉन आर। तो उससे तुम आर बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा वी अपॉन आई लिखना है वो आपको, ठीक है। तो इसका एनालॉगस यहां पे क्या होगा, आर बराबर डेल्टा वी अपॉन आई, और इसका एनालॉगस यहां क्या होगा, तो देखो एक्चुअली में रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले होंगे, रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले होंगे। एक तो ये हो गया डेल्टा थीटा अपॉन आई, और एक यहां से आएगा थर्मल रेजिस्टेंस, क्या होता है। अब हमें आर चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा है, देखना मैं ये लिख चुका हूं। अब मैं ऐसे नहीं कि मैं इसी को सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, नहीं, मैं पूरा डिराइव करके बताऊंगा आपको। थर्मल रेजिस्टेंस जो आर है उसको हम दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालें। तो आप एक काम करो, इसमें आई का फॉर्मूला लिख दो। क्या आपको आई का फॉर्मूला यहां पता है, हाँ पता है। तो आर बराबर मैंने ये लिखा था डेल्टा थीटा अपॉन आई, बट वी नो ऑलरेडी दैट, हमें क्या पता है ऑलरेडी, हमें ऑलरेडी ये पता है कि आई बराबर बताओ
के ए, बेसिक फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, टी नहीं आता इसमें, ठीक है, समझ गया ना। टी लगा दोगे तो ये क्यू का बन जाएगा, हीट का फॉर्मूला बन जाएगा। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, मतलब हीट करंट है। तो आई बराबर ये हो गया, रख दो इसमें। तो देखो आर बराबर रखो डेल्टा थीटा अपॉन आई, तो यहां से देखो डेल्टा थीटा ये है और आई इधर ले आओ, ठीक। तो क्या आ जाएगा, देन आर बराबर हो जाएगा एल डेल्टा थीटा अपॉन आई बराबर एल अपॉन के, तो एल अपॉन के। देखो ये फॉर्मूला देखो और ये फॉर्मूला देखो, है इक्विवेलेंट। इसका मतलब एल और ए देखो सेम है और सिग्मा यहाँ पे के हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल कंडक्टिविटी के इज एनालोगस टू तो फाइनली हमने इसका जो फॉर्मूला लिखा है आर बराबर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला लिखा था वो था एल अपॉन के ए, और यहां पर जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, ये थर्मल रेजिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, एल अपॉन सिग्मा ए, क्लियर। तो यहां पर के इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा। तो के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज एनालॉगस टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड या वायर, हम दोनों ही बोल सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। ओके, तो ये इतना आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखिए धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसको क्योंकि बहुत जरूरी है और ये थोड़ा नई चीज है आपके लिए, इसलिए। तो अब देखो आगे बेटा, आपको पता है अगर मैं दो रॉड्स, ये पता होगा आपको, जरूर पता होगा, अगर मैं दो रॉड्स सीरीज में जोड़ दूं, ये बैटरी जोड़ दिया और ये सीरीज में मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो यहां से करंट जाती थी, याद है, I बराबर Q अपॉन T होता है। तो इसके सिरों पे, इसके एंड्स पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मान लो इसका V1 है, यहाँ V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V1 माइनस V2। अब देखो करंट ऐसे जा रही है तो ये हाई पोटेंशियल होगा और ये वाला लो पोटेंशियल होगा, ऐसे ही। अब देखो I करंट यहाँ जा रही है, मतलब मैंने बोला था स्टेडी स्टेट में कोई भी सरफेस इसमें चार्ज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, चार्ज को फ्लो कर देगा आगे। तो यहाँ पे इसके सरफेस से मान लो Q चार्ज आता है T टाइम में, तो वो निकल जाएगा आगे, तो Q बाई T सब सरफेस से क्या रहेगा, सेम, इवन यहाँ पर भी, क्योंकि चार्ज कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हीट करंट क्या है, Q बाई T, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, Q बाई T। तो यहाँ हर सरफेस से कहीं भी आप सरफेस बना लो, इसमें भी क्या होगा, Q बाई T सेम रहेगा, समझे, किसी भी सरफेस से, क्योंकि अगर Q सेम नहीं हुआ, T सेम हो गया तो चार्ज एब्जॉर्ब हो गया, जबकि स्टेडी स्टेट में चार्ज एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ V1 V2 मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 माइनस V2, ठीक। और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो मान लेंगे R1। वो कैसे निकालेंगे, हो सकता है ये दोनों वायर्स अलग अलग मटेरियल के हों, अगर अलग अलग मटेरियल के हैं तो इसका जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा 1 और ये सिग्मा 2 होगा। ऐसे इसकी लेंथ मान लो L1 और ये L2, क्लियर। तो ये L1 ये L2, क्लियर। अच्छा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा, तो V1 डैश V2 डैश, ठीक, समझ में आया। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था डेल्टा V, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V था, वो दो पार्ट। अब देखो इसका अगर इसका इस एंड, इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V1 और इस एंड का है V2 डैश, तो इसका जो V1 है वो तो यहां रहेगा, V1 इस एंड का इसके बराबर होगा। बोला था ना, जैसे हीट ट्रांसफर में होता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो उनका टेंपरेचर सेम हो जाता है स्टेडी स्टेट में, तो यहाँ पे V1 होगा इसका पोटेंशियल, और इसका जो है V2 डैश वो इसका होगा, क्लियर। और यहाँ V1 और ये V2 डैश, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके और इसके बीच में, वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, ठीक। तो लेकिन करंट
दोनों में सेम है क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। सबसे प्रमुख बात, मुख्य बात, सीरीज में करंट सेम रहती है, लेकिन सीरीज में जो दो रॉड्स होंगी उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लेकिन तब भी अगर मैं इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ दूं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ने पे यही आएगा, V1 माइनस V2 डैश। जोड़ के देख लो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 माइनस V2 डैश, सॉरी V1 माइनस V2, इसका हो गया, प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका जोड़ो तो इसका है V1 डैश माइनस V2 डैश। क्लियर? अब आप एक बात सोचो, क्या ये और ये आपस में नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े हैं। तो इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम होगा, इस एंड का और इस एंड का, जैसे कि टेम्परेचर में होता है। ये दोनों अगर जुड़े हैं तो इनका टेम्परेचर सेम होगा। तो इसका मतलब V1 डैश इज एक्चुअली इक्वल टू V2। तो यहां मैं V1 डैश की जगह पे क्या रख सकता हूं? V2। ठीक, तो देखो V2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? V1 माइनस V2 डैश। वही इसके और इसके बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ऐसा ही टेम्परेचर में होगा। क्लियर? मतलब सीरीज में अगर कई सारी रॉड्स जुड़ी हैं तो क्या होगा? इनिशियल एंड और फाइनल एंड, जो भी हो फाइनल एंड, उसके बीच में जो पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग रॉड्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लो यहां और यहां 100 डिग्री सेल्सियस का पोटेंशियल डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस होता, तो यहां हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए और इसमें 80 डिग्री सेल्सियस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। क्लियर? लेकिन करंट हर जगह, जितना भी जो भी रॉड सीरीज में जुड़ी होगी, सब में करंट सेम होगा। क्लियर? ओके, तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, सीरीज में अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 मान, तो बताओ क्या आएगा टोटल रेजिस्टेंस? तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में सबको पता होगा R बराबर होता है R1 प्लस R2, है ना? ये हीट में भी वैलिड रहेगा, थर्मल रेजिस्टेंस में भी वैलिड रहेगा, और मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो मतलब अब हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि दो रॉड्स अगर हम सीरीज में जोड़ दें तो क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखते हैं। अच्छा, इसको मतलब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। तो दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं रॉड्स को, सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो पहले हम सीरीज की बात करेंगे। टू रॉड्स कनेक्टेड इन सीरीज, टू rods connected in series। हमें दो रॉड्स जोड़नी है, किसमें? सीरीज में जोड़नी है। तो चलिए जोड़ते हैं सीरीज में। देखिए बहुत ध्यान से इसको। तो मैंने मान लिया बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हो आप लोग, बहुत सीरियसली देखना इसको। मैंने माना एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, मैं हीट के लिए डिराइव करूंगा इसको, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इस रॉड की लेंथ को मान लिया L1, इस रॉड की लेंथ को मान लिया L2, क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए हर जगह क्या है? सेम ले लिया, ठीक है? अच्छा, इस रॉड के मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज K1, इस रॉड के मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी K2, अलग अलग मटेरियल वाली रॉड्स हैं, ठीक? अच्छा, इस एंड को मैंने एक हॉट रिजर्वायर की कांटेक्ट में रख दिया जिसका टेंपरेचर है θ1, और इसको रख दिया कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेंपरेचर है θ2। θ1 इज हाई और θ2 इज लो। अब बेटा यहाँ पे टेंपरेचर देखो, θ1 हाई है, यहाँ लो है, तो टेंपरेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है? अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था किसी रॉड में टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, और उसमें एक टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन सिंगल रॉड, ये स्टेटमेंट मैंने स्पेसिफिक बोला था। तो यहां पर सिंगल मतलब जहां पे रॉड का मटेरियल बदल जाएगा
वहां टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ और होगा, लेकिन वहां पर भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर θ1 ये θ2 जंक्शन, ये है जंक्शन, और जंक्शन का टेम्परेचर मैं मान लेता हूं थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, θ1 से तो कम होगी, θ1 से यहां कम हो गया, लेकिन थीटा से भी कम ये हो जाएगा। तो थीटा इज ग्रेटर देन θ2 बट थीटा इज लेस देन θ1। क्लियर बेटा? ओके। अब ये बताओ, यहां पर हीट जा रही होगी, यहां से हॉट रिजर्वायर है ना, हीट जा रही होगी कितनी, Q, कितने टाइम में, इन T टाइम। तो हर क्रॉस सेक्शन से T टाइम में Q हीट ही निकलेगी, स्टेडी स्टेट। तो यहां पे भी Q हीट इन T टाइम। क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर क्रॉस सेक्शन से अगर T टाइम में Q हीट निकल रही है तो क्या कांस्टेंट हो गया, Q/T। तो इसमें हीट करंट I, इसमें हीट करंट I, या कि कहीं भी हीट करंट I, दैट इज कांस्टेंट। ठीक, कितना I बराबर Q/T। ओके। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे यही पूछूं, एक बात पूछ लो, इसका रेजिस्टेंस बताओ, थर्मल रेजिस्टेंस। मैं पहले से ही सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूं, तो बाद में एक साथ आ जाएंगे। तो इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस। तो R बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो इसका रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रॉड, 100% सही से सीखना है इसको। देखो R1 बराबर, बोलो R के फॉर्मूले। अब मैंने R के दो फॉर्मूले बताए थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। R के दो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। पहला था ओम्स लॉ, R बराबर V/I। V/I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एनालॉगस बनाना है। तो यहां पे R बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो टेम्परेचर डिफरेंस, बोलो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा θ1 माइनस थीटा, θ1 माइनस थीटा अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R बराबर V/I। तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन करंट, तो I तो I यही है, I तो I ही है ना, इसमें सेम है। अच्छा, एक और फॉर्मूला बताओ इसी का। तो एक फॉर्मूला था जो रिजल्ट आया था, मैंने फॉर्मूले में जब वैल्यू डाली थी, R बराबर रो L अपॉन A के करस्पॉन्डिंग। तो L अपॉन KA, तो L क्या है, L1 अपॉन K कितना है, K1, और A कितना है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, ये बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ, चलो भाई सेकंड रॉड बता दो। तो R2 मान लो मैं, बताओ R2 बराबर इस रॉड का रेजिस्टेंस। तो फिर वही टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन करंट। तो टेम्परेचर डिफरेंस में क्या है, थीटा माइनस θ2 अपॉन करंट क्या है, I बराबर, अब दूसरा इस वाले फॉर्म का बताओ, तो L2 अपॉन K2, और A तो सेम है। तो ये दोनों के रेजिस्टेंस हैं। क्लियर? और कंडक्टिविटी क्या है, K1 और K2। अब बहुत जरूरी बात, इस रॉड को मुझे एक रॉड में कन्वर्ट करना है, यही तो सीखना है इसमें। मतलब हाउ टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ रॉड्स इनटू सिंगल रॉड। ठीक, तो चलो भाई सिंगल रॉड में कन्वर्ट करना है, और इक्विवेलेंट हो, ऐसा नहीं कि कैसे भी रॉड में कन्वर्ट कर दो, इक्विवेलेंट रहे, कोई फर्क ना पड़े, तभी तो इक्विवेलेंट बोलेंगे हम। तो चलो भाई ये कर दिया मैंने। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, L1 प्लस L2, तो इसकी लेंथ भी होनी चाहिए L1 प्लस L2। चलो भाई ये हो गया इक्विवेलेंट लेंथ। अच्छा, क्रॉस सेक्शन में क्या होना चाहिए इसका, तो इसका A है हर जगह, तो इसका भी A ही होना चाहिए। तो A हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल वही होना चाहिए जो फर्स्ट एंड और लास्ट एंड में है। तो ये हो जाएगा θ1 और यह हो जाएगा θ2। ये आपको अभी तो यूज हो ही रहा है इसमें, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका बहुत फायदा होगा अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो यहां पर बिल्कुल वही। अभी इस रॉड में हीट करंट क्या थी, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम हीट फ्लो क्या था, Q। तो Q/T हर जगह कांस्टेंट था। तो अगर ये रॉड इन दोनों के इक्विवेलेंट है, तो इसमें भी हर क्रॉस सेक्शन से वही हीट फ्लो होनी चाहिए उसी टाइम में जो इसमें होती थी। मतलब कि Q हीट इन T टाइम, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, तो यहां से Q हीट इन T टाइम, ये होना चाहिए। क्लियर? ओके। अब ये बताओ इसका
इसका कंडक्टिविटी क्या था K1, इसका क्या था K2। तो पहले तो हीट करंट लिख दूं मैं, हीट करंट जो इसमें थी I वही इसमें होगी I। क्लियर, तभी ये इक्विवेलेंट माना जाएगा। अच्छा अब K1 है और इसका K2 है, तो इसका क्या लिखें, K1 K2 लिख देगा या कुछ होगा, तो कुछ होगा वो वही हमें पता करना है। तो मैंने मान लिया क्या है K, मतलब K इज व्हाट, इन दोनों रॉड्स का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो हियर K इज इक्विवेलेंट thermal conductivity of, ये लिखना है सही से, two rods connected in series। अलग अलग होता है, ये सीरीज में अलग होता है, अभी पैरेलल में जोड़ेंगे इनको तो अलग आएगा। तो ये यही अपन को पता करना है। क्लियर, अच्छा भाई बहुत बढ़िया है। इसका रेजिस्टेंस क्या था, इसका रेजिस्टेंस R1 ये लिखा है, दो फॉर्मूले, R2 क्या था ये लिखे हैं, दो फॉर्मूले। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रॉड, चलो बोलो R, इसका मैंने R1 माना था, इसका R2 माना था, मैं इसका R मानूंगा। बोलो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर जैसे तुम इसका लिख रहे थे वैसे इसका लिखो। तो R बराबर मैं लिखूंगा पहले तो डेल्टा थीटा के बेस पे, तो मैं लिखूंगा θ1 माइनस θ2 अपॉन क्या था I। तो θ1 माइनस θ2 अपॉन I तो सेम है, जो इसमें थी वही इसमें है। या फिर दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से देखो, तो दूसरे फॉर्मूले के हिसाब से लिखोगे तो इसका आएगा L1 प्लस L2 इक्विवेलेंट लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन, अब इसमें तो K1 और K2 आ गए थे, इसमें तो K माना है मैंने, क्या माना है K, तो अपॉन K और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A ही है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, पहले तो R का, इसका इक्विवेलेंट जो R है मैंने बोला था, इसका R1 है इसका R2 है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा R1 प्लस R2, ये प्रूफ करेंगे हम लोग। और इसका K1 है इसका K2 है, तो सीरीज में K इक्विवेलेंट जो होगा वो भी मुझे निकालना है। क्लियर, तो दो चीजें हमें निकालनी है, K इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट। आगे बढ़ाते हैं इसको, ये लिखना है पूरा, नोट करना है सही से। ये पढ़ क्यों रहे हो, सिर्फ इसीलिए ताकि हम K इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएं, कैसे निकाल सकते हैं, और R इक्विवेलेंट निकालना सीख जाएं, ठीक। तो चलिए भाई देखते हैं आगे, बहुत ज्यादा ध्यान देना। चलिए, तो इन सीरीज और इन स्टेडी स्टेट हीट करंट, बोलो I बराबर जो होगी, इसमें I1 और इसमें I2, लेकिन दोनों तो सेम है ना, तो I बराबर I1 बराबर I2, चाहे इसकी I1 लिख दो चाहे इसकी I2 लिख दो, दोनों ही I है, मैंने I माना है, ठीक। तो चलो I बराबर, अब बोलो I1, तो इसमें हीट करंट का फॉर्मूला बताओ। अब हीट करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला पहले फर्स्ट लेक्चर में जो आया था, K A डेल्टा थीटा अपॉन L, T नहीं होता इसमें, ठीक। तो K क्या है K1, A सेम है सबका, डेल्टा थीटा तो θ1 माइनस θ1 माइनस थीटा, हायर माइनस लोअर, क्लियर, इनटू T नहीं होता, अपॉन में L, तो ये L1, तो ये I बराबर, ये तो I1 के बेस पे लिख दिया, या फिर I2 के बेस पे लिखूं इसमें, तो फिर बिल्कुल वैसे ही K2A, अब देखो थीटा माइनस θ2 और अपॉन बोलो L2, क्लियर, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है। अच्छा बेटा देखो, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अगर यहीं पे पूछे वो बताओ ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 5 डिग्री सेल्सियस है, बताओ ये थीटा कितना होगा, तो क्या करोगे। अब इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल नहीं करोगे, अगर इनका K सेम होता, तो K1 और K2 कैंसिल हो जाते, K सेम है,
A1 A2 कैंसिल हो जाते हैं। देखो थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन है और यहाँ थीटा माइनस थीटा 2 अपॉन है, क्या बचा? टेम्परेचर ग्रेडियंट बचे, इक्वल हो गए। लेकिन सिंस K इज डिफरेंट दैट्स व्हाई ये टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट और ये इक्वल नहीं होंगे। K1 K2 है ना, समझ गए? A1 A2 होता तो वो भी लिखते हम लोग, क्लियर? अगर मैं इस रॉड को थोड़ा बड़ा कर दूं, ऐसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा करते हैं तो A1 A2 आ जाएंगे, क्लियर? ओके, तो मतलब ये हुआ कि जब भी हमसे कहीं का बीच का टेम्परेचर पूछा जाए दो अलग अलग रॉड्स में, तो मैं क्या इक्वेट करूं? हीट करेंट टू फाइंड टेम्परेचर एट एनी जंक्शन, एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी निकालना हो तो क्या इक्वेट करोगे? हीट करेंट, नॉट टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट को कब इक्वेट कर दोगे? जब रॉड एक ही हो, के सेम हो, क्लियर? चलो भाई, तो ये तो हो गया। अब मान इसको इक्वेट कर दें अगर हम, तो मैं जंक्शन का टेम्परेचर मिल जाएगा थीटा, तो कर देते हैं, चलो वो भी निकाल देते हैं। ठीक, करो इसको इक्वेट, तो ये बराबर ये, तो देखो a से a कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो अब आगे, तो ये बचेगा k1 थीटा 1 अपॉन l1 प्लस, सॉरी माइनस, करो मल्टीप्लाई, तो k1 थीटा अपॉन l1 बराबर, ऐसे a तो खत्म हो गया, मल्टीप्लाई करो k2 थीटा अपॉन l2 माइनस k2 थीटा 2 अपॉन l2। बेटा क्या निकालना है? थीटा, तो थीटा देखो एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाए और इस वाले को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ ऐड करो इन दोनों को, इसको लेके, तो थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या? k1 अपॉन l1 प्लस k2 अपॉन l2, यही बचा ना इसमें, और इसको इस तरफ लेके आ गए तो देखो क्या आ जाएगा? k1 थीटा 1 अपॉन l1 प्लस k2 थीटा 2 अपॉन l2। चलो भाई एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये l1 l2, यहाँ क्या आ जाएगा? k1 l2 और प्लस यहाँ आ जाएगा k2 l1 बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, l1 इंटू l2, और ये कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका L1 L2, हाँ L1 से डिवाइड करो L1 कैंसिल, L2 का ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा k1 थीटा 1 L2 प्लस इसमें आ जाएगा k2 थीटा 2 L1, क्लियर? ये खत्म हो गया, तो ये देखो थीटा बराबर जंक्शन का टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर ऐसे निकाला जाता है हीट करंट को इक्वेट करा के, ऐसे ही कर दिया मैंने बीच में इसको सॉल्व। तो थीटा बराबर, अभी इसकी जरूरत भी पड़ेगी, थोड़ा सा आगे देखना, तो थीटा बराबर हो गया k1 थीटा 1 L2 प्लस k2 थीटा 2 L1 और अपॉन में k1 L2 प्लस k2 L1। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इक्वेशन नंबर 2, और दिस इज हाउ वी कैन फाइंड जंक्शन टेम्परेचर थीटा। तो देखो क्या आया? k1 थीटा 1 L2 प्लस k2 थीटा 2 L1 अपॉन k1 L2 प्लस k2 L1, ठीक है? तो ये जंक्शन का टेम्परेचर मैंने निकाल लिया है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, तो देखिए अब बेटा एक काम करना था, हमें ये बताओ, ये तो जंक्शन का टेम्परेचर आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और के इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब एक काम करते हैं, इसमें जो करंट का फॉर्मूला होगा वो लिखना आपको पता है, ठीक है? करंट क्या थी? आई, और इसमें भी आई और इसमें भी आई, सही है? तो अब एक काम करते हैं अपन, क्या मैं इसकी जो आई है फर्स्ट रॉड में जो आई है या सेकंड रॉड में जो आई है उसको, इसको या इसको इसकी आई के बराबर कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है? आई तो सेम है ना, तो कर दो इक्वल। लेकिन दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि इसमें अगर इसको इसके देखो, इसकी जो आई होगी उसमें थीटा 1 और थीटा 2 आएगा, थीटा तो है ही नहीं इसमें, जंक्शन तो है ही, हमने पूरा एक मान लिया है। तो इसको अगर तुम इसकी करंट के इक्वल करोगे तो इसकी करंट लिखें, देखो आई बराबर क्या लिखोगे? अभी लिख चुके हैं, पहले मिटा दिया। आई बराबर क्या लिखोगे? वही फॉर्मूला ये वाला, तो क्या होगा? के ए डेल्टा थीटा कितना? थीटा 1 माइनस थीटा 2 और अपॉन L1 प्लस L2। तो इसमें कहीं थीटा है क्या? नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको इसके इक्वल करोगे तो इसमें तो थीटा है, या इसको इसके इक्वल करोगे तो इसमें भी थीटा है, तो ये समस्या है ना, वो कैंसिल नहीं होगी। तो क्या करो आप, पहले हमें इस सेकंड इक्वेशन से जो थीटा निकला है, देखो थीटा में ये जो वैल्यूज हैं, ये कोई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो थीटा की वैल्यू
इस फर्स्ट इक्वेशन में या तो इसमें रख दो, आई बराबर इसमें रख दो, या फिर आई बराबर इसमें रख दो, किसी भी एक में रख दो, और फिर जो आई मिलेगा आपको उसको इसके आई के बराबर कर दो, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अभी इसको बिता देते हैं, बाद में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूं, इस थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में आई बराबर इसमें या आई बराबर इसमें किसी में भी डाल दो, दोनों से सेम आ जाएगा। तो पुटिंग यहां लिखोगे आप, पुटिंग क्या, पुटिंग थीटा इन इक्वेशन 1, चलो 1 में रखो, तो देखो आई बराबर के, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो k1 a अपॉन l1, k1 a अपॉन l1 ये तो हो गया अलग, अंदर देखो थीटा 1 माइनस ये थीटा, इसको डाल दो, तो k1 थीटा 1 l2 प्लस k2 थीटा 2 l1 और अपॉन k1 l2 प्लस k2 l1, ये आ गया। अपॉन 1 करके इसका ले लो एलसीएम। चलो भाई, अब मैं इसको मिटा दूं, इसका तो कोई काम है नहीं, अब थीटा निकालना था ना हमें, हमने इसका थीटा इसमें डाल दिया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण था थीटा। तो आई बराबर, बोलो बेटा क्या आ जाएगा, k1 a अपॉन l1, और यहां देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, k1 l2 प्लस k2 l1, एलसीएम आ गया, इसका पूरा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दो k1 l2 थीटा 1 प्लस k2 l1 थीटा 1 माइनस ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो माइनस k1 थीटा 1 l2 माइनस k2 थीटा 2 l1। देखिए k2, एक मिनट, k1 l2 थीटा 1, k1 l2 थीटा 1 दिख रहा है, ये और ये k1 l2 थीटा 1, k1 l2 थीटा 1, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये i बराबर क्या बचा, k1 a अपॉन l1, यहां पे आ गया k1 l2 प्लस k2 l1, और ऊपर बचा ये और ये, तो लिख देते हैं k2 l1 थीटा 1 माइनस k2 थीटा 2 l1, ये बचा बेटा। अब देखो ऊपर k2 l1 कॉमन ले लो, तो चलो कॉमन ले लेते हैं इसको। अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, अब ये रेजिस्टेंस जो मैंने लिखे थे वो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो I बराबर k1 a और इसमें से कॉमन क्या है, k2 l1, तो k2 l1 कॉमन, और नीचे क्या लिखा है l1। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर बचा, नीचे तो आ गया वही k2 l1 प्लस k1 l2, नीचे तो वही लिख दिया, और ऊपर आ जाएगा k2 l1 कॉमन हो गया, तो ऊपर बचा थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर, देखो ये l1 से l1 खत्म, तो ये I बराबर क्या आ गया, फाइनली आया k1 k2 a ब्रैकेट में थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन k2 l1 प्लस k1 l2। दिस इज I इक्वेशन नंबर कौन सी है, थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए ध्यान से बेटा, मैंने जो ये I निकाला, ये मैंने जो I निकाला, क्या अब मैं इस I को इस इक्विवेलेंट रॉड की I के इक्वल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें यही करना है। अब क्या करें, क्या करें, नाउ हीट करंट इन इक्विवेलेंट रॉड, इक्विवेलेंट रॉड, बोलो भाई I बराबर, तो इसकी I लिखनी है, तो फॉर्मूला पता है K, तो ना तो K1 ना K2, क्या इक्विवेलेंट K, A तो A है, डेल्टा थीटा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L, तो वो है L1 प्लस L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, तो थर्ड और फोर्थ को क्या कर दो आप, इक्वेट कर दो, तो आपको K मिल जाएगा बाकी सारे टर्म्स के फॉर्म में। तो देखो थीटा 1 थीटा 2 ये कैंसिल हो जाएंगे,
थीटा 1 माइनस थीटा 2 और ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो के इक्विवेलेंट आएगा उसमें थीटा 1 थीटा 2 वाले कोई टर्म नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि के जो है वो सिर्फ मटेरियल्स पे और डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा। देखिए तो इक्वेटिंग 3 एंड 4 करो इक्वेट, तो ये के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1 प्लस L2 बराबर बोलो वहां पे, तो K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1, या एक ही बात है K2 L1 प्लस K1 L2। देखो ये और ये खत्म, तो आंसर हमारा K बराबर ये आ गया। देखिए ध्यान से, अब आंसर आ गया K बराबर K1 K2 और ये मल्टीप्लाई L1 प्लस L2 और अपॉन में ये K2 L1 प्लस K1 L2। क्लियर? अभी देखते जाना ध्यान से, तो K बराबर अब देखिए K बराबर इस K1 K2 को थर्ड नंबर पे लेके आ जाओ, तो देखो L1 प्लस L2 ऊपर बचेगा और ये नीचे आ जाएगा और इसका इसमें और इसमें डिवाइड कर दो, तो देखो K1 K2 का इसमें डिवाइड करोगे तो K2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा L1 और इसका K1 बचेगा। मतलब यहां आ जाएगा L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन, यहां पे देखो K1 L2 में इसका डिवाइड करो तो K1 खत्म, तो L2 अपॉन K2। ये है हमारा K इक्विवेलेंट इक्वेशन नंबर 5। ये हमें प्रूफ करना था, तो याद करना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला क्या होता है। K बराबर L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। दिस इज फॉर 2 रॉड्स। अगर मान लो यहां पे बहुत सारी रॉड्स होती तो देखिए, अब अगर इसमें बहुत सारी रॉड्स होती, इफ देयर बी n rods of a cross section area and lengths, बोलो लेंथ L1, L2 up to Ln and conductivity K1, K2 and so on, कितना Kn, then K इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल इसी को ऐसे ही आगे करना है, L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 अप टू Ln और अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 Ln अपॉन Kn। ये फॉर्मूला हमारा K इक्विवेलेंट का आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल क्लियर? अब देखो ये तो K इक्विवेलेंट आ गया, मुझे एक और चीज प्रूफ करनी थी। याद होगा मैंने बताया था कि सीरीज में जो दो रॉड्स जुड़ी थी सीरीज में थी, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक, तो चलो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो ये तो K आ गया। ठीक बेटा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपने जो करंट निकाली थी, आपने जो क्या निकाली थी, करंट निकाली थी, उसका यूज करिए आप। तो देखो ध्यान से, I बराबर नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, थर्ड, बोलो भैया I बराबर क्या था, I बराबर था K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। ये हमारा I था। अब अगर मैं पूछूं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या है, या छोड़ो पहली वाली रॉड का रेजिस्टेंस क्या था, फिर से बना देता हूं मैं। देखो L1 K1 A थीटा 1 थीटा 2 थीटा K2 L2, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A था। चलो अच्छा मुझे बताओ इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मैं लिख चुका हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी। इसका होगा, दो फॉर्मूले होते हैं, या तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन करंट I, या तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन
करंट R बराबर डेल्टा थीटा अपॉन आई, या इसमें भी लगा दो इसमें भी लगा दो, या फिर डायमेंशंस के बेस पे और k के बेस पे, तो होता है L अपॉन Ka, तो इसका हो जाएगा L1 अपॉन K1A और इसका हो जाएगा R2 बराबर L2 अपॉन K2A। क्लियर? और इसका अगर मैं इसका पूछूं तो इसका होगा या तो L1 प्लस L2, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, θ1 माइनस θ2 अपॉन आई, डेल्टा थीटा अपॉन आई, ये तो θ1 माइनस θ2 अपॉन आई, या फिर L1 प्लस L2 अपॉन K, ना K1 ना K2, Ka। तो इसमें देखो आप लोग सब है, इसमें तीनों के रेजिस्टेंस है, देखिए बस ध्यान से। तो θ1 माइनस θ2 अपॉन आई, θ1 माइनस θ2 और ये आई इधर ले आए, तो θ1 माइनस θ2 अपॉन आई और ये पूरा इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा K2L1 प्लस K1L2 अपॉन में K1K2A। तो बराबर इसी को सेपरेट कर दो आप, तो देखो K2L1 अपॉन K1K2A, तो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो K2K2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा L1 अपॉन K1A और प्लस यहां बचेगा, देखो इसका इसमें डिवाइड करो तो K1 खत्म हो गया, तो L2 अपॉन K2A। अब बेटा ये क्या है, व्हाट इज दिस, R इक्विवेलेंट है, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये R1 है फर्स्ट रॉड का, ये सेकंड रॉड का R2 है और ये इक्विवेलेंट रॉड का है, तो यहां पर क्या आ गया R बराबर R1 प्लस R2, ये हमारा सीरीज में फॉर्मूला होता है। तो सीरीज में हमें क्या ध्यान रखना है, हो गया सब। सीरीज में हमें ध्यान क्या रखना होता है, पहली बात करंट हर जगह से, हीट करंट हर जगह से, ठीक। दूसरी बात टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग, इस रॉड में टेम्परेचर डिफरेंस अलग है, यहाँ पे इस रॉड में अलग है, तो सीरीज में क्या बदलता है, टेम्परेचर डिफरेंस रॉड्स में, ठीक है। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट भी एक रॉड में कांस्टेंट रहेगा, दूसरी रॉड में अलग होगा लेकिन वो भी कांस्टेंट होगा। तो सीरीज में टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होती है। क्लियर? रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ता है, K इक्विवेलेंट ऐसे लिखा करेंगे, K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 ऐसे लिखते हैं। क्लियर? तो ये था पूरा एनालिसिस किसका, सीरीज का। तो आपको न्यूमेरिकल्स में असाइनमेंट मिलेगा तो उसमें ध्यान रखना है कि सीरीज में हम क्या करेंगे, करंट्स को इक्वेट करा देंगे, ठीक। तो चलिए आज हम पैरेलल में भी सीखेंगे, अब तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए पैरेलल में समझना। पैरेलल में हमें निकालना क्या है, निकालना हमें वही है जो हमने इसमें निकाला है सब कुछ। तो क्या लिखोगे आप, रॉड्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। चलिए बड़ा सरल है, बहुत सिंपल है ये तो। चलो भाई हमने ये दो रॉड्स ले ली, ये भी मिटा देते, ठीक है। तो हमने बेटा हमने ये दो रॉड्स ले ली, दो है ये, कैसे दो हैं देखो, ये है दो, समझ गए, एक ये दूसरी ये, और ऊपर नीचे जोड़ दिया तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन, ठीक। अब यहां पे पूरा एक हॉट रिजर्वायर होगा θ1 वाला और यहां होगा कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है, θ2 पर। तो यहां पूरे में टेम्परेचर क्या होगा, θ1 पूरे में, इस रॉड का भी θ1, यहां भी θ1, यहां बोलो पूरे में θ2। क्लियर बेटा? अब इसका कंडक्टिविटी क्या है K1 और इसका कंडक्टिविटी क्या है K2, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A1, यहां कितना है A2, लेंथ दोनों की यहां पे L सेम हो गई। अब ये बताओ क्या इसमें और इसमें हीट करंट सेम होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी, सोचो ना, ये अलग रॉड देख लो आप, यहां θ1 θ2 K1 और A1 और लेंथ है, तो इसकी करंट क्या आएगी, इसकी करंट आएगी I1 बराबर क्या, फॉर्मूला लगाओ Ka, तो K1 A1 डेल्टा थीटा θ1 माइनस θ2 अपॉन L, इसकी K2 A2 डेल्टा थीटा सेम है, θ1 माइनस θ2 अपॉन L, तो K1 A1 और इसमें K2 A2 अलग अलग हो गए ना, तो करंट सेम नहीं हो सकती। बट इसमें I1 है, इसमें I2 है, बट अगर मैं यहां पे क्रॉस सेक्शन बनाऊं
तो अब बताओ इस क्रॉस सेक्शन से टोटल करंट कितनी है, I1 इससे जा रही है, I2 इससे जा रही है, I1 प्लस I2। तो अब क्या कांस्टेंट होगा, कहीं पे भी आप क्रॉस सेक्शन बनाओ हर जगह टोटल करंट मतलब करंट का सम सेम होगा, ठीक। अच्छा अब यहां देखो मैंने क्या बोला फिर से एक बार, इसमें अलग करंट इसमें अलग करंट, लेकिन किसी भी क्रॉस सेक्शन जो सम ऑफ करंट है वो आगे हर क्रॉस सेक्शन से उतना ही होगा। ये स्टेडी स्टेट में तो कंडीशन है ना, इसकी करंट I1 हर जगह सेम होगी, इसकी I2 हर जगह सेम होगी, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में I1 प्लस I2 क्या हो गया, I1 प्लस I2 सेम हो गया। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बोला था सीरीज में, सीरीज वाला टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग होता था, लेकिन यहां देखो टेम्परेचर डिफरेंस इसका θ1 माइनस θ2 और यहां θ1 माइनस θ, मतलब दोनों इस एंड का θ1 माइनस θ2 और इस रॉड के एंड्स का टेम्परेचर डिफरेंस भी θ1 माइनस θ2, मतलब दोनों रॉड्स में क्या सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, लेकिन करंट I1 I2 अलग अलग है। तो पैरेलल में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग अलग होती है, जबकि सीरीज में क्या था, सीरीज में टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग था और करंट सेम थी। तो ये आप नोट में लिखोगे, खुद लिखना है नोट में, जरूर ध्यान रखना, क्या लिखोगे, इन सीरीज टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रॉड्स इज डिफरेंट बट हीट करंट इज सेम एवरीवेयर इन ऑल द रॉड्स, while in parallel temperature difference between the rods is same but current are different in different rods, clear? okay, तो यहां पे देखो Q1 जा रही, यहां पे Q1 by T मान लेते हैं, T सेकंड में Q1 जाती है किसी क्रॉस सेक्शन से, यहां Q2 जाएगी T टाइम में, तो T टाइम में टोटल हीट Q1 प्लस Q2, उसको मैं Q मान रहा हूं। तो मतलब ये हुआ कि यहां से दोनों में बोल रहा हूं टोटल हीट Q in टाइम T, तो यहां से उतनी ही हीट निकलेगी क्योंकि अब्सॉर्ब तो ये भी नहीं कर पाए, तो हीट Q in टाइम T, ये क्या है, टोटल हीट, दोनों की टोटल, क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा एक बात और बता दो, इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, सिंपल है, L अपॉन K1 A1, इसका क्या लिखोगे, L अपॉन K2 A2, सही है, या टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पे भी लिख सकते हो। टेम्परेचर डिफरेंस के बेस पे क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे θ1 माइनस θ2 अपॉन I1, इसमें क्या लिखोगे θ1 माइनस θ2 अपॉन I2, लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, I1 I2 पता कहां है, ठीक है, क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्विवेलेंट रॉड में बदल रहा हूं, तो एक रॉड हम बना देंगे, तो एक रॉड बेटा आप बनाओगे, जो एक रॉड हो गई, उसका कंडक्टिविटी क्या लिखोगे, A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A1 प्लस A2, लेंथ क्या आएगी, लेंथ तो वही रहेगी L, ठीक है, कंडक्टिविटी के करंट बोलो, तो करंट अगर इसमें करंट जो होगी वो I होगी, और इसमें कितनी थी, I1 प्लस I2, तो इसमें भी I बराबर क्या होना चाहिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन से I बराबर I1 प्लस I2 ही होनी चाहिए, और यहां से अगर आप Q हीट दे रहे हो तो यहां से Q हीट निकलनी चाहिए T टाइम में, इसको भी बिल्कुल इसी के तरह से काम करना पड़ेगा, क्लियर? ओके, तो अब बता दो इसका टेम्परेचर डिफरेंस θ1 और ये θ2। अब बताओ इसका वो क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस मैं लिखूंगा L अपॉन K और A1 प्लस A2, L अपॉन K A1 प्लस A2, या θ1 माइनस θ2 अपॉन I मतलब I1 प्लस I2, क्लियर? तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें इसका, और कैसे K इक्विवेलेंट निकालें, तो चलिए देखते हैं। तो इन पैरेलल, इन बट स्टेडी स्टेट तो हमेशा ही करना है, इन स्टेडी स्टेट बोलो जरा, नेट हीट करंट बोलो बेटा, I बराबर क्या बोलोगे, I1 प्लस I2, क्लियर? तो I बराबर I1, अब इसमें देखो जंक्शन तो है नहीं कोई, जंक्शन यहाँ है, जंक्शन इतनी बड़ी है और यहाँ हर जगह टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो हमें यहाँ पे जंक्शन का टेम्परेचर इज नॉट टू बी फाउंड, तो I1 प्लस I2, I1 बोल दो जरा ऊपर वाले रॉड में, तो I1 का फॉर्मूला वही K1 A1 डेल्टा थीटा क्या होगा, θ1 माइनस θ2 और अपॉन L, तो L
प्लस I2 बोलो तो K2 A2 θ1 माइनस θ2 सेम है दोनों में अपॉन L, तो ये I बराबर, ये आ गया I बराबर, कॉमन ले लो इसमें से कुछ, तो मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ θ1 माइनस θ2, L भी कॉमन है लेकिन नहीं ले रहे हैं, क्या बचेगा K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L, कुछ दिख रहा है, ये क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया, L अपॉन K1 A1 होता है रेजिस्टेंस R1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R2। अब इसको इधर उठा ले आओ, तो I अपॉन θ1 माइनस θ2 बराबर K1 A1 अपॉन L1 प्लस K2 A2 अपॉन L1। ठीक है बेटा, इसको तो मैं मान रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं मान रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां देखो तो ये क्या है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये R नहीं है, उल्टा है, θ1 माइनस θ2 अपॉन I नहीं है, I अपॉन θ1, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये बताओ क्या है, तो 1 अपॉन R1, ये बताओ क्या है, तो 1 अपॉन R2। तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, ये बन गया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए ये तो R इक्विवेलेंट आ गया ना, अभी एक चीज रह गई है क्या, K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सरल है, क्या करते हैं हम लोग, ये I निकाला, ये I निकाला आपने कैसे, I1 प्लस I2 करके, अब इससे I निकाल लो, तो फॉर इक्विवेलेंट रॉड, इसमें एक दिक्कत नहीं आई, क्या, जंक्शन का टेम्परेचर थीटा नहीं आया, पहले वाले डेरिवेशन में सीरीज में आया था, तो मुझे उसको हटाना पड़ा, कैसे, करंट को इक्वेट करा के, दोनों सीरीज में 2 रॉड थे, उसमें करंट को इक्वेट करा के मुझे थीटा हटाना पड़ा, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ही नहीं अननोन थीटा। तो क्या करोगे आप, फॉर इक्विवेलेंट रॉड हीट करंट, बोलो भाई हीट करंट I बराबर, अब इसके हिसाब से लिखना है, तो क्या लिखोगे, K1 K2 नहीं, K इक्विवेलेंट, A तो A1 प्लस A2, तो KA, हाँ यहाँ बोलो ठीक, टेम्परेचर डिफरेंस θ1 माइनस θ2 अपॉन L, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो इन स्टेडी स्टेट वी कैन इक्वेट दिस I ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस I फ्रॉम इक्वेशन 2, इन दोनों को इक्वेट करा सकते हैं हम और वी विल गेट K। तो चलो इक्वेट करा देते हैं इसको, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करा बेटा इसको इक्वेट, तो देखो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 अपॉन L बराबर ये, तो ये क्या है, θ1 माइनस θ2 और ब्रैकेट में क्या है, K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 अपॉन L, यही तो है। तो देखो ये θ1 माइनस θ2 खत्म, L खत्म और क्या खत्म, बस। तो K बराबर क्या आ जाएगा, L कॉमन एलसीएम ले लो, कट जाएगा, तो K बराबर क्या आ जाएगा, वहां ऊपर देखो क्या आ जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 और अपॉन बोलो, ये नीचे आ जाएगा A1 प्लस A2, क्लियर, ये हो गया हमारा K इक्विवेलेंट। तो ये 2 रॉड्स के लिए निकाला है हमने। अगर मान लो बहुत सारी रॉड्स हो, n रॉड्स हो, तो इफ n rods of area, क्या भैया, A1 A2 डॉट डॉट AN and conductivity is K1 K2 dot dot Kn are connected in parallel, then बोलो, ये इसी को आगे बढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा, ये then K इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डॉट डॉट डॉट
कहां तक kn अपॉन ये हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस डॉट 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 kn, ये आ गया। ठीक, अब हो गया ये दोनों ग्रुपिंग हो गई, सीरीज भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। अब आपको ध्यान रखने का काम है, बस सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। तो चलो ये हटा दे रहे हैं अभी हम। मान लो मैं इसी में एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि जो दो रॉड्स थी उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो क्वेश्चन, इफ A1 बराबर A2 बराबर A, देन फाइंड K इक्विवेलेंट इन पैरेलल। दोनों रॉड्स किसमें जुड़ी हैं? पैरेलल में जुड़ी हैं। चलो तो इसी में रख दो, तो K बराबर हो जाएगा देखो K1A प्लस K2A अपॉन A प्लस A। तो ये K बराबर हो गया A खत्म, नीचे 2A, तो हो गया K1 प्लस K2 अपॉन 2। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लियर? तो आज हमने रॉड्स की ग्रुपिंग सीखी। कल हम लोग इसी में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे।